जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग देखेंगे बिहार मध्य निषद सिपाही का प्रैक्टिस सेट 16 देखेंगे। इससे पहले जो आपका 15 तक प्रोवाइड किया जा चुका है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। आप लोग इसको शुरू से देखिएगा तो और ही बेहतर होने वाला है। और इसके बाद जब हम लोग इसको प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लेंगे तो इसका आपको जो है टेस्ट सीरीज भी चलाया जाएगा। तो पहले हम इसको बहुत जल्द ख़त्म कर लेंगे। और यहाँ से जो पहला हम लोग का प्रश्न है, कह रहा है कि अधिकतर दलित आत्मकथाएं होती है। तो अधिकतर जो दलित आत्मकथाएं होती है आपका उत्पीड़न की गाथा होती है, विद्रोह और आक्रोश की गाथा होती है, और स्वाभिमान जगाने की गाथा होती है। तो उपयुक्त में से आपका सभी हो जाएगा, ये जो दलित आत्मकथाएं होती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि मीरा का जन्म स्थान कौन सा है। तो मीरा का जन्म स्थान जो है आपका मेड़ता है। कौन सा है? मेड़ता। राइट आंसर आप लोग सी कर लीजिएगा। और देखिए यहाँ पर जो आपका बहुत से बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर आप इसका जो एग्ज़ाम है 27 फरवरी को होगा या नहीं होगा। तो आप लोग कंफर्म रहिए कि इसका जो एग्ज़ाम है आपको 27 फरवरी को ही होगा। आप लोग इसका जो डेट आप बदलने वाला नहीं है। तो आप लोग कंफर्म रहिए और अपने जो तैयारी वह ज़ोर शोर से करते रहिए। चलिए यहाँ से हम लोग का तीसरा जो प्रश्न है कि भारतेंदु जी ने निम्न में से किस पत्रिका का संपादन किया। तो उन्होंने संपादन किया था कवि वचन सुधा का। राइट आंसर आप लोग सी कर लीजिए। जो भारतेंदु जो थे उन्होंने कवि वचन सुधा का संपादन किया। अगला यहाँ पर प्रश्न हम लोग का है कि विष्णु प्रभाकर जी के गांव का नाम क्या था। तो उनके गांव का नाम था मीरापुर। राइट आंसर आप लोग कर लीजिए, उनके गांव का नाम था मीरापुर। अगला प्रश्न हम लोग का है कि कितने वर्ष की आयु में गुलेरी जी का निधन हो गया। देखिए यहाँ पर एक गुलेरी जी का निधन हो गया कितने वर्ष की आयु में। तो यहाँ पर 30 वर्ष, 37, 49 या फिर 39। तो राइट आंसर आपका उनका जो निधन हुआ था 39 वर्षों की आयु में हो गया था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी जो है रामकृष्ण मिशन की वह पत्रिका थी जिसका संपादन निराला जी ने किया था। यहाँ पर प्रश्न है कि रामकृष्ण जी का जो रामकृष्ण मिशन का पत्रिका था, लेकिन उसका जो संपादन है वो निराला जी के द्वारा किया गया था। तो वह कौन सा है? तो वह समन्वय जो है उसका संपादन है निराला जी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न हम लोग का है कि सत्यजीत राय का जो जन्म हुआ था तो उनका जन्म आपको बंगाल में हुआ था। राइट आंसर आप लोग डी कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्न में से नरेश सक्सेना का काव्य संग्रह है। तो नरेश सक्सेना का काव्य संग्रह है कि समुद्र पर हो रही है बारिश। यहाँ पर उनका जो काव्य संग्रह है कि समुद्र पर हो रही है बारिश। हालांकि हम अभी आपको जो वीडियो बना रहे हैं तो अभी भी बाहर में आपको बारिश हो रही है, गरज भी रहा है। तो कोई बात नहीं, इसका राइट आंसर होगा समुद्र पर बारिश हो रही है और बाहर भी हमारे तरफ बारिश हो रही है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का जो 9 नंबर प्रश्न है, यह प्रश्न कह रहा है कि ये देवता कहाँ से आए हैं। यहाँ पर अश्मेकल की किस विद्या की रचना है। यह जो देखिए यह देवता कहाँ से आए हैं और यह अश्मेकल की है, यह किस विद्या की रचना है। तो यह जो है आपका सांस्कृतिक निबंध है। क्या है? सांस्कृतिक निबंध है। चलिए अगला प्रश्न है कि पूस की रात क्या है। तो पूस की रात जो है आपको एक कहानी है जो कि प्रेमचंद का है। अगला जो प्रश्न है कि नाभा दास किस जाति के थे। तो नाभा जो दास थे वो आपको डोम जाति के थे। राइट आंसर आप लोग ए कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न है कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाली प्रथम महिला जो थी वो सुभद्रा कुमारी चौहान थी। राइट आंसर आप लोग बी कर लीजिएगा। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 13 नंबर जो प्रश्न है कि निम्न में से किसने सारिका का संपादन किया। सारिका का संपादन किसके द्वारा किया गया था। तो मोहन राकेश के द्वारा किया गया था। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है कि रघुवीर सहाय जी को अपनी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो उनको साहित्य अकादमी जो पुरस्कार दिया गया था लोग भूल गए हैं, यह काव्य संग्रह है, इसी के लिए उनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। यहाँ पर आप लोग राइट आंसर सी कर लीजिएगा। और अगला यहाँ से हम लोग का जो 15 नंबर प्रश्न है कि अतिरिक्त नहीं किसकी रचना है। यह जो अतिरिक्त नहीं कहानी या पाठ का नाम है तो यह किसकी रचना है। तो यह है आपका विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। यहाँ से आप लोग ऑप्शन जो है सी राइट आंसर लगा लीजिएगा। ठीक,
चलिए यहाँ से हम लोग का जो 16 नंबर से प्रश्न है तो ये अंग्रेजी का है, तो आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। और चलिए आपका जो मैथ का है आंसर आपको दे दे रहा हूँ, उसका जो आंसर लगा दे रहा हूँ, आप लोग इसको बनाने की कोशिश ज़रूर करिएगा। ठीक, यहाँ से आपका जो 31 से लेकर आपको 45 तक जो भी प्रश्न है ये आपको मैथ का है, और 46 से हम लोग का जो प्रश्न स्टार्ट होगा आपका वह जीके जीएस का होगा। ठीक, तो यहाँ से आपका जो 31 का राइट आंसर होगा वह 99 हो जाएगा। फिर यहाँ से आपका जो 32 का राइट आंसर होगा तो वह आपको 19 होगा। फिर यहाँ से हम लोग का 33 है तो 33 का राइट आंसर आपको 39 हो जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ से 34 का राइट आंसर आपको 2 या 6 होगा, और फिर 35 का राइट आंसर आपको 3 हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला हम लोग का यहाँ से 36 है तो 36 का राइट आंसर आप लोग 80 कर लीजिए। और यहाँ से 37 नंबर है तो 37 का हम लोग राइट आंसर, आप लोग एक बार प्रश्न को पढ़ लीजिएगा और उसके बाद ही अपना इसमें आंसर लगाइएगा। राइट आंसर आपका जो 10:7 होगा। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 38 नंबर जो प्रश्न है तो इसका राइट आंसर आपको 125% होगा। और अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न 39 नंबर है तो इसका जो राइट आंसर होगा आपको 100% होगा। ठीक, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा 100%। अगला यहाँ से हम लोग का 40 नंबर पर है तो यहाँ का आपका 40 का 26 आंसर होगा। और फिर यहाँ से आप लोग 41 नंबर प्रश्न देख लीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपको 40 दिन होगा। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 41 नंबर है तो 41 का जो राइट आंसर 42 है, 42 का जो राइट आंसर आपको 876 होगा। और जो 43 है तो इसका राइट आंसर 864 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग का 44 नंबर प्रश्न है तो 44 का राइट आंसर आपको 80 हो जाएगा। और ये मैथ का अंतिम जो प्रश्न है 45 नंबर, तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वह है आपका 15.38 होगा। ठीक, राइट आंसर इसमें आप लोग डी कर लीजिए। और चलिए नेक्स्ट जो हम लोग का प्रश्न यहाँ से 46 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इतिहास का वह काल जिसके विषय में कोई लिखित साधन उपलब्ध नहीं है क्या कहलाता है। देखिए इसमें आप कहा है कि इतिहास का वह काल जिसके विषय में कोई आपको लिखित साधन उपलब्ध नहीं है वो क्या कहलाता है, तो वह आपको प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। चलिए अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि समवर्ती इस्लामी देशों के, यहाँ पर समवर्ती इस्लामी देशों के इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त की जाती थी, किसके द्वारा प्राप्त की जाती थी, तो वहाँ जो है तवारीख के द्वारा यहाँ पर जो है उसकी जो जानकारी प्राप्त की जाती थी। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न जो 48 नंबर है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, तो औद्योगिक क्रांति जो है सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ पर, इंग्लैंड में। राइट आंसर ए कर लीजिएगा। और अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि आधुनिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो आधुनिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को कहते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन जो नाम का स्थापना कब हुआ था, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो स्थापना ये अप्रैल 1961 में किया गया था। 51 नंबर जो प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ पर विस्तारवादी नीति के अंतर्गत कंपनी का मूल्य उद्देश्य था, तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मूल्य उद्देश्य था कि धन कमाना है, उसको क्या उद्देश्य था कि धन कमाना। यहाँ से अगला प्रश्न हम लोग का है कि स्वतंत्रता पूर्व शाही नौसेना विद्रोह कब हुआ था। यहाँ पर शाही नौसेना विद्रोह जो है यह आपको 1946 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है कि माउंट बेटन योजना कब प्रस्तुत की गई, तो माउंट बेटन जो योजना है यह प्रस्तुत किया गया था 3 जून 1947 को। आपको याद रखना है माउंट बेटन जो योजना है 3 जून 1947 को प्रस्तुत की गई। अगला प्रश्न यहाँ से 54 नंबर जो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 दिसंबर 2021, इसमें आपका जो ये प्रश्न है करेंट अफेयर का प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 दिसंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी है, तो यहाँ पर है मुरादाबाद, शाहजहांपुर, प्रयागराज और मेरठ। तो कौन सा हो जाएगा, तो इसमें हम लोग का जो राइट आंसर होगा उन्होंने शाहजहांपुर पर आधारशिला रखी थी। ठीक, शाहजहांपुर राइट आंसर आप लोग बी कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का
55 नंबर कह रहे हैं कि भूतल के पदार्थों पर अंतर्जनित तथा बरह जनित बलों के कारण धरातल की बनावट में हुए परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो इस प्रकार के हुए बनावट में परिवर्तन को यहाँ पर भू आकृतिक प्रक्रिया कहते हैं। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का जो 56 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न में से कौन जलीय चक्र का भाग नहीं है? बहुत ही अच्छा प्रश्न कि कौन सा जो है जलीय चक्र का भाग नहीं है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा कि जल योजन। जल योजन जो है आपका जलीय चक्र का भाग नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है? तो सर्वाधिक जो जनसंख्या है आपको एशिया महाद्वीप में निवास करती है। आपको याद रखना है कि सबसे जो अधिक जनसंख्या निवास करती है वह है आपको एशिया महादेश में। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियाओं में शामिल नहीं है? तो प्राथमिक क्रियाओं में यहाँ से शामिल नहीं है कि जो विनिर्माण उद्योग, विनिर्माण जो उद्योग होता है ये आपको प्राथमिक क्रियाओं में शामिल नहीं होता है। बाकी सब जो वनों से लकड़ी काटना, खनन करना और पशुचारण, ये सभी प्राथमिक क्रिया होते हैं। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 59 नंबर प्रश्न है कि अफवाह तंत्र की दृष्टि से भारतीय अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? यहाँ से अपवाह जो है तंत्रों को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसको आपको 2 भागों में बांटा गया है। राइट आंसर आप लोग ए कर लीजिएगा, इसको 2 भागों में बांटा गया है। और अगला जो यहाँ से हम लोग का 60 नंबर जो प्रश्न है, यह भी आपका करंट है। हर एक सेट में आपको 2 से 3 नंबर का जो प्रश्न आपको करंट अफेयर के पूछे जाएंगे। तो आप लोग करंट अफेयर भी छोटा मोटा जो भी बुक हो या फिर थोड़ा बहुत जो भी जहाँ से भी आपको करंट अफेयर पढ़ने की मिले तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक, प्रश्न है कि किस देश ने 17 दिसंबर 2021 को अपने 114वें राष्ट्रीय दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया? तो वह जो सम्मानित किए थे आपको भूटान के। ठीक, आपको प्रश्न है कि किस देश ने 17 दिसंबर 2021 को अपने 114वें राष्ट्रीय दिवस यानी कि भूटान के जो है 114वें राष्ट्रीय दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? ठीक, किसने? भूटान ने। अगला यहाँ से प्रश्न है हम लोग का कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व क्या था? भारत का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार हम लोग बात करें तो वह 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। ठीक, चलिए अगला यहाँ से प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था कौन सा विज्ञान है? यहाँ पर अर्थव्यवस्था जो है कौन सा विज्ञान है? तो अर्थव्यवस्था जो है आपका वास्तविक व आदर्श विज्ञान है। ठीक, वास्तविक और आदर्श विज्ञान है जो अर्थव्यवस्था है। ठीक, सॉरी अर्थव्यवस्था नहीं, अर्थशास्त्र है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि दंड आरेख। तो दंड आरेख जो है आपका एक विमीय आरेख है। अगला यहाँ से प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला है कि भारत कृषि मानसून पर निर्भर है। दूसरा स्टेटमेंट है कि भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान महत्वपूर्ण है। तीसरा है कि भारत के कुल भूमि क्षेत्रफल के सर्वाधिक भाग में कृषि की जाती है। चौथा है कि कृषि राजस्व व लोक वित्त में सहायक नहीं है। तो इसमें हम लोग का जो असत्य है कि ये चौथा ऑप्शन असत्य है कि कृषि राजस्व व लोक वित्त में जो है सहायक नहीं है, ये आपको कथन गलत है। बाकी जो 3 स्टेटमेंट दिया गया है वो सही है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं वे समस्याएं हैं जो पाई जाती है। तो वे जो पाई जाती है आपको बाजार अर्थव्यवस्था में, केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था में, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये सभी में जो है समस्याएं पाई जाती है। तो उपयोग में से आप लोग सभी कर लीजिए। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 66 नंबर जो प्रश्न है कि एकाधिकार बाजार की विशेषता नहीं है। यहाँ पर एकाधिकार बाजार की विशेषता क्या नहीं है? तो इसकी विशेषता जो है व्यापार गुटों का निर्माण करना, ये जो है इसकी विशेषता नहीं है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 67 नंबर प्रश्न है कि बाजार कीमतों पर राष्ट्रीय आय बराबर होती है। तो बाजार कीमतों पर जो राष्ट्रीय आय बराबर होती है आपको एनडीपी पर, यहाँ पर शुद्ध घरेलू उत्पाद पर जो है इसके बराबर होती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है वो देशों के बीच का जो व्यापार होता है उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं।
अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का जो है प्रावधान किया गया। तो मौलिक कर्तव्यों का जो प्रावधान किया गया है वो 42वें संविधान संशोधन में किया गया था। ठीक, चलिए यहाँ से हम लोग का जो 70 नंबर प्रश्न है, यह प्रश्न कह रहा है कि राज्य की संप्रभुता के प्रथम प्रतिपादक कौन थे। यहाँ पर राज्य के जो प्रथम संप्रभुता के जो प्रतिपादक थे वह कौन थे, तो वह थे आपका लूथर थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है पर हर जगह वह जंजीरों में जकड़ा होता है। यह कथन रूसो को, यहाँ पर रूसो की किस प्रसिद्ध पुस्तक की है। एक रूसो जो है उसकी उन्हीं के यह पुस्तक में लिखा गया है। और कौन से पुस्तक में लिखा गया है, तो यह लिखा गया आपको द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक एक पुस्तक है उसमें लिखा गया है कि मनुष्य जो है स्वतंत्र पैदा होता है पर हर जगह वह जंजीरों से जकड़ा है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से 72 नंबर जो प्रश्न है कि किस सिद्धांत ने लेवायन नामक पुस्तक में सामाजिक समझौते के सिद्धांत की व्याख्या की है। तो यहाँ पर जो यह व्याख्या किया गया है हॉब्स ने किया है। किसने, हॉब्स ने यह व्याख्या किया है। अगला जो 73 नंबर हम लोग का प्रश्न कह रहा है कि प्राचीन भारत के राजनीतिक दर्शन के अनुसार राज्य का लक्ष्य था व्यक्तियों का नैतिक और आर्थिक विकास। यह कथन जो है किसका है, तो यह कथन जो है आपका बंदोपाध्याय का है। किसका कथन है, यह बंदोपाध्याय का कथन है कि प्राचीन भारत के राजनीतिक दर्शनों के अनुसार राज्य का लक्ष्य था व्यक्तियों का नैतिक और आर्थिक विकास। अगला यहाँ से 74 नंबर जो प्रश्न है कि किस राज्य का प्राथमिक एवं सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। किसी राज्य के प्राथमिक एवं जो है महत्वपूर्ण तत्व क्या होना चाहिए, तो जनसंख्या होता है। प्राथमिक जो तत्व होता है वो जनसंख्या होता है, पॉपुलेशन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से शक्ति के सिद्धांत के मूल तत्व हैं। तो शक्ति के सिद्धांत के मूल जो तत्व है वो आपका राज्य की उत्पत्ति का कारण शक्ति, दूसरा है शक्ति की न्याय और वर्तमान राज्य में आंतरिक एवं बाह्य शक्ति पर बल। उपयुक्त में से यहाँ से सभी हो जाएंगे। अगला यहाँ से प्रश्न देखा जाए 76 नंबर की एक साइकिल सवार जो है 40 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गतिशील है एवं 40 सेकंड में आधी परिक्रमा पूरी कर लेता है। तो इसका जो औसत वेग है वो क्या होगा, तो इसका जो औसत वेग होगा वह पाई मीटर प्रति सेकंड होगा। क्या होगा, उसका जो औसत वेग होगा वह पाई मीटर प्रति सेकंड होगा। चलिए अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है मिश्रण नहीं है। इसमें से मिश्रण बताना है कि कौन सा नहीं है, तो हालांकि यहाँ पर जो अशुद्ध अल्कोहल होता है ये मिश्रण नहीं है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 78 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से अक्रिस्टलीय ठोस कौन सा है। तो अक्रिस्टलीय जो ठोस है आपका क्वार्टज कांच, जिसका शुद्ध होता है SiO2, यह आपको अक्रिस्टलीय ठोस है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का 79 नंबर प्रश्न है कि जब दोलन की आवृत्ति अधिक होती है तब गति कहलाती है। तो देखिए जब दोलन की आवृत्ति अधिक होती है तो गति कहलाती है, कंपन कहलाती है। क्या कहलाती है, गति जो है उस समय कंपन कहलाती है। अगला प्रश्न है कि ऑक्सीकरण में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया संपन्न होती है। तो ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का योग होता है। क्या होता है, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का योग होता है। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का जो 81 नंबर प्रश्न है, यह प्रश्न कह रहा है कि बर्फ में जल के अणुओं द्वारा अधिकतम कितने हाइड्रोजन बंधों का निर्माण किया जाता है। तो अधिकतम जो है 4 जो बंधों का निर्माण किया जाता है। अगला यहाँ से प्रश्न 82 नंबर है कि यदि पृथ्वी अचानक सतह के पास स्थित वस्तुओं को आकर्षित करना बंद कर दे तो एक व्यक्ति जो पृथ्वी के पृष्ठ पर खड़ा हुआ है वह एक व्यक्ति जो पृथ्वी के पृष्ठ पर खड़ा हुआ है वह क्या होगा, वह खड़ा ही रहेगा। क्या होगा, वह खड़ा ही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि कपूर को वाष्पीकृत करने पर इसकी एंट्रोफी, यहाँ पर एंट्रोफी क्या होती है, तो इसकी एंट्रोफी जो है बढ़ती है। ठीक है, कपूर को वाष्पीकृत करने पर इसकी जो एंट्रोफी है वह बढ़ती है।
चलिए अगला यहाँ से प्रश्न है कि पृष्ठ के परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली प्रकाश किरणों को क्या कहते हैं? तो वापस आने वाली प्रकाश किरणों को परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का 85 नंबर है कि सबसे हल्के तत्व हाइड्रोजन के समस्थानिकों की कुल संख्या। तो इसके समस्थानिकों की कुल संख्या 3 होती है। ठीक। 86 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है कि यदि अवतल दर्पण के निचले आधे भाग को काला कर दिया जाए तब। तो देखिए यहाँ पर अवतल दर्पण के जो आधे भाग को निचले को जो काला कर दिया जाए तब इसका जो प्रतिबिंब वह तीव्रता से घट जाएगी। क्या होगी? उसका जो प्रतिबिंब होगा वह तीव्रता से घट जाएगा। चलिए अगला यहाँ से प्रश्न 87 नंबर कि डॉट 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 है और कह रहा है कि एक सुरक्षा युक्ति है जो विद्युत परिपथ की क्षति तथा संभावित आग के प्रति सुरक्षा प्रदान करती है। तो इसमें हम लोग का जो राइट आंसर में होगा कि फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है जो विद्युत परिपथ की क्षति तथा संभावित आग के प्रति सुरक्षा प्रदान करती है। इसमें आपका ऑप्शन डी कर लीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन जो है रिक्त स्थान में फ्यूज हो जाएगा। ठीक। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का जो 88 नंबर प्रश्न है तो कह रहे हैं कि ऐसे पदार्थ का नाम बताइए जो प्रतिरोधी तथा विषमांगी दोनों का कार्य कर सकता है। तो प्रतिरोधी और विषमांगी जो दोनों का कार्य कर सकता है वह है आपका फिनॉल। फिनॉल जो है यह प्रतिरोधी और विषमांगी दोनों का कार्य कर सकता है। अगला जो प्रश्न है कि प्राकृतिक में कितने जो है मोनोसैक्राइड ज्ञात है। यहाँ पर जो प्राकृतिक में कितने जो है मोनोसैक्राइड ज्ञात है। तो अभी जो आपको मोनोसैक्राइड ज्ञात है आपको 20 ज्ञात है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि जल जो साबुन लगने पर अच्छा झाग उत्पन्न नहीं करता है। तो देखिए जल जो साबुन लगने पर अच्छा झाग उत्पन्न नहीं करता है तो वह जो है खारा जल होता है। ठीक। नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का है कि चिली साल्ट पीटर का सामान्य नाम। यहाँ पर आपको चिली साल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र बताना है। तो इसका होता है NaNO3 होता है चिली साल्ट पीटर का रासायनिक नाम। अगला प्रश्न हम लोग का है कि एक रासायनिक अभिक्रिया में समय बढ़ने के साथ अभिक्रिया की दर। तो देखिए एक जो रासायनिक अभिक्रिया में समय बढ़ने के जो साथ है अभिक्रिया का जो दर होता है वो आपको घटता है। ठीक। चलिए अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा साबुन के झाग बनने के गुण को बढ़ाता है। तो साबुन के जो झाग बढ़ने के गुण को जो बढ़ाता है वो आपको सोडियम रेजिनेट बढ़ाता है। कौन सा बढ़ाता है? सोडियम रेजिनेट। अगला यहाँ से हम लोग का 94 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि कोशिका में पाए जाने वाले आरएनए के प्रकार क्या हैं। तो आरएनए के प्रकार हैं यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन आपका कि आरएनए का जो प्रकार है वो संदेहवाहक आरएनए और अनुवादक आरएनए और यहाँ पर संरचनात्मक आरएनए, यानी कि यह 3 वाला ऑप्शन जो डी है इसमें तीनों सही है। ठीक। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 95 नंबर जो प्रश्न कह रहा है आपका कि मूलांकुर के अतिरिक्त पौधों के अन्य भागों से यहाँ पर विकसित जड़ मूल कहलाती है। तो ये विकसित जड़ यहाँ पर मूसला जड़ है, झकड़ा जड़ है, अपस्थनिक जड़ है और यहाँ पर ग्रंथिल जड़ है। तो इसमें राइट आंसर आपका जो है अपस्थनिक जड़ है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि पटकते ही हरा टमाटर लाल क्यों हो जाता है। सॉरी पटकते नहीं है, ये पकते हैं। ठीक। पकते ही हरा टमाटर जो होता है वो लाल क्यों हो जाता है। तो देखिए यह क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण। देखिए क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है तो ये लाल हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि पादपों में जल किसकी सहायता से ऊपर चढ़ता है। तो पादपों में जो है दारू, यहाँ पर क्या है पादपों में जल जो है किसकी सहायता से जो है ऊपर चढ़ता है। तो यहाँ से हम लोग का जो है कि दारू, आपका राइट आंसर यहाँ पर दिया गया है कि दारू की सहायता से जो है ऊपर चढ़ता है। ठीक। अच्छा भी प्रश्न है कि मनुष्यों में भी दारू की सहायता से उसका दिमाग ऊपर चढ़ता है। चलिए अगला यहाँ से 97 नंबर जो प्रश्न है कि पादपों में जल किसकी सहायता से ऊपर चढ़ता है। तो पादपों में जल जो है दारू की सहायता से ऊपर चढ़ता है। ठीक। यहाँ पर जो दारू का जिक्र हुआ है तो ये दारू आपका बिहार वाला दारू नहीं है। ठीक। यह है आपका जो दारू का मतलब होता है जाइलम। तो राइट आंसर आप लोग ए कर लीजिएगा। और अगला यहाँ से 98 नंबर जो प्रश्न है कि भारतीय पारिस्थितिकी के जनक हैं।
तो भारतीय पारिस्थितिकी के जनक आपको प्रोफेसर रामदेव मिश्र है। कौन है? प्रोफेसर रामदेव मिश्र। राइट आंसर ए कर लीजिएगा। और यहाँ से हम लोग का जो 99 नंबर प्रश्न है कि मेंडल को अपने प्रयोग में संलग्नता का परिघटना का सामना नहीं करना पड़ा था, क्योंकि तो उसको जो संलग्नता का जो उनको परिघटना सामना नहीं करना पड़ रहा था, इसका कारण वहाँ पर आपका देखिए, उसका कारण था कि उसके द्वारा अध्ययन किए गए 7 लक्षण अलग अलग गुणसूत्रों पर उपस्थित थे, इसलिए जो उसको संलग्नता का यहाँ पर क्या बोलते हैं परिघटना सामना नहीं करना पड़ा था। ठीक, चलिए यहाँ से हम लोग का जो अंतिम प्रश्न 100 नंबर है, कह रहा है कि किसी जीव जाति की प्रति इकाई क्षेत्र की संख्या क्या कहलाती है? तो वह संख्या आपको जातीय प्रचुरता कहलाती है। ठीक, राइट आंसर आप लोग ए कर लीजिएगा। और इसमें हम लोगों ने जो है 100 प्रश्नों तक कंप्लीट कर लिया, और ये हम लोग का जो प्रैक्टिस सेट था वह 16 था, और आपका जो सेट 17 है वो जल्द ही प्रोवाइड की जा सकती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, ऑल दी बेस्ट।